कर्ज चुकाते हैं। हे माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं, हम शीश झुकाते हैं, हम शीश झुकाते हैं। थैंक यू। वो आए हमारी महफिल में कुछ इस तरह कि हर तरफ चांद तारे झिलमिलाने लगे। देखकर समा उनको झूमने लगा, देखकर समा उनको झूमने लगा। सबके मन खिलखिलाने लगे, सबके मन खिलखिलाने लगे। जैसा कि भारतीय परंपरा रही है कि हम अतिथियों को देवों का स्थान देते हैं और शास्त्रों में कहा गया है अतिथि देवो भव। अतिथियों के स्वागत की इस कड़ी में मैं स्वागत गीत के लिए ITI से सोनल एवं देविका बहन को आमंत्रित करता हूँ। ध्वनि मंगलम मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। आप आए यहाँ एक निधि मिल गई, दिव्य दर्शन से मन। माननीय लाभचंद बाफना जी विधायक एवं संसदीय सचिव साजा विधानसभा क्षेत्र के स्वागत के लिए समाधान महाविद्यालय के डायरेक्टर माननीय अविनाश सर जी से आग्रह करती हूँ कि वे उनका स्वागत पुष्पगुच्छ तथा बैच से करें। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय डॉक्टर विशाल चंद्राकर, उपाध्यक्ष कृषक कल्याण छत्तीसगढ़ का पुष्पहार एवं पुष्पगुच्छ तथा बैच से स्वागत करने के लिए मैं आदरणीय श्रीमान गणेश वर्मा जी को आमंत्रित करता हूं। इसी क्रम में मैं हमारे बीच उपस्थित विशिष्ट अतिथि अनिल महेश्वरी जी के स्वागत के लिए श्री खेमरा साहू सर जी को आमंत्रित करती हूँ। वे आए और पुष्पगुच्छ तथा बैच से उनका स्वागत। हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग छत्तीसगढ़ के सदस्य आदरणीय श्रीमान प्रहलाद रजक जी का पुष्पहार पुष्पगुच्छ एवं बैच से स्वागत करने के लिए मैं श्रीमती अलका तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं। स्वागत की कड़ी को मैं यहीं पर विराम देते हुए हमारे समाधान महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर PL यादव सर जी से निवेदन करती हूं कि वे आए और हमारे महाविद्यालय का प्रतिवेदन हमारे समक्ष रखें। अतिथिगण, मंचस्थ अतिथि, आए हुए बालक छात्र छात्राएं, महाविद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं, प्राध्यापक, आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज कार्यक्रम में महाविद्यालय का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। समाधान महाविद्यालय मूलतः अभ्युदय संस्थान अचोटी की प्रेरणा से प्रगठित है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति में समझ, परिवार में अभाव की मानसिकता से मुक्त समाज में परस्पर विश्वास एवं प्रकृति तालमेल स्थापित करना व वर्तमान शिक्षा पाठ्यक्रम को श्रेष्ठता से अध्ययन कराना है। 10 नवंबर 2010 को सर्वतोमुखी समाधान शिक्षा संस्कार समिति के रूप में यह आधार तैयार हुआ। 7 सदस्यों के साथ, जिसमें प्रमुख रूप से श्री गणेश वर्मा जी, राकेश अग्रवाल जी, अविनाश तिवारी जी ने पूरे तन मन धन के साथ संस्था संचालित करने का संकल्प लिया। 11 नवंबर 2010 को चेतना विकास मूल्य शिक्षा के प्रणेता श्रद्धेय अग्रहरि नागराज जी के कर कमलों द्वारा भूमि पूजन किया गया और 18 नवंबर 2012 को महाविद्यालय अपने पूर्ण अस्तित्व में आया। 2012-13 में B.Ed पाठ्यक्रम NCT की मान्यता के द्वारा 100 सीटों पर एवं PGDCA पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर की संबद्धता से 30 सीटों एवं कुल 6 प्राध्यापकों के साथ यह महाविद्यालय प्रारंभ हुआ। आज वर्तमान में यहाँ पे 35 का स्टाफ कार्यरत है। 2013-14 में नए कोर्स को आगे विस्तार किया गया। B.Com, BBA, BCA पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के साथ
डिग्री कक्षाएं प्रारंभ हुई। 2014-15 में ITI कोपा NCVT की मान्यता के साथ नया कोर्स प्रारंभ किया गया। अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं की आवश्यकता को देखते हुए महाविद्यालय प्रबंधन ने सुविधाओं में विस्तार किया है। छात्रावास की सुविधा, बालक बालिका के लिए बस सुविधा, पुस्तकालय की सुविधा, कंप्यूटर लैब की सुविधा, स्पोकन इंग्लिश की सुविधा, खेल गतिविधियों की सुविधा, करियर गाइडेंस की व्यवस्था। प्रारंभ से महाविद्यालय का परीक्षा परिणाम श्रेष्ठ रहा है। प्रथम वर्ष में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के शीर्ष परिणामों में B.Ed 19वें स्थान पर रहा। द्वितीय वर्ष में विश्वविद्यालय के 250 कॉलेजों में 10वें स्थान पर रहा। तृतीय वर्ष में महाविद्यालय का परीक्षा परिणाम 99% रहा। चतुर्थ वर्ष में महाविद्यालय का परीक्षा परिणाम 98% रहा। सत्र 15-16 में डिग्री कोर्स का पहला बैच 3 वर्षीय पूर्ण हुआ, जिसमें पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का परिणाम 40 से 50% रहा। वही तीनों कोर्स में BCom, BBA और BCA में समाधान महाविद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% अर्थात 100% रहा, जिसके लिए अनुभवी योग्य प्राध्यापकों की सक्रिय भूमिका रही है। साथ ही साथ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, साहित्यिक गतिविधियाँ एवं विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। महाविद्यालय में कौशल विकास उन्नयन के लिए प्रधानमंत्री कौशल उन्नयन योजना एवं मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना से महाविद्यालय जुड़ा हुआ है। आगे भविष्य में महाविद्यालय और नए आयाम को छूने का प्रयास कर रहा है। आए हुए पालकों, छात्र छात्राओं, अतिथियों का महाविद्यालय और संचालक समिति की ओर से धन्यवाद। श्रीमान लाभचंद बाफना जी से आग्रह करता हूँ कि वे आए और आशीष वचन के रूप में 2 शब्द बोलकर हमें कृतार्थ करें। भारत माता की। भद्रकाली की नगरी बेमेतरा संयुक्त मध्य प्रदेश के समय भी जब हम लोग मध्य प्रदेश भोपाल राजधानी हुआ करती थी, और उस समय अगर भोपाल जाना है और पर्यटक स्थलों को देखते हुए अगर जाना है तो पूरे छत्तीसगढ़ के लोग, मध्य प्रदेश के लोग छत्तीसगढ़ आना है तो छत्तीसगढ़ के लोगों को मध्य प्रदेश जाना है। तो अगर कोई स्थान तय करता था, कोई रोड तय करता था, तो वो रोड थी ये बेमेतरा, और सिमगा बेमेतरा होते हुए सीधे कवर्धा और कवर्धा के आगे लांजी वांजी होते हुए जाया करते थे। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के आशीर्वाद से ये छत्तीसगढ़ राज्य बना। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो हमारी वर्षों पुरानी मांग थी, जिस समय कवर्धा बन गया था उस समय से मांग थी कि ये बेमेतरा को भी जिले का दर्जा मिलना चाहिए। बेमेतरा को जिले का दर्जा मिला। बेमेतरा को जिले का दर्जा मिलने के बाद में आज बेमेतरा जिला मुख्यालय के रूप में कैसे विकसित हो रहा है वो हम सबके सामने। और उस विकास की कड़ी में सर्वाधिक योगदान अगर किसी का होता है तो वो है एजुकेशन, और वो है शिक्षा। शिक्षा का, एजुकेशन का जब तक विकास नहीं होगा, जब तक बच्चे पढ़ लिख कर पारंगत ना हो जाएंगे। अलग अलग युग में अलग अलग चीजों का महत्व होता है। ये 21वीं सदी है, 700 सालों का हम लोगों ने गुलामी का जीवन जिया है। कभी यहाँ डच आए, हूण आए, पुर्तगाली आए, यवन आए, यहूदी आए, मुगल आए, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में अंग्रेज आए। इतने विशाल भारत को जो कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक तक हजारों किलोमीटर में फैला हुआ है, जहां पर अलग अलग बोली, अलग अलग भाषा, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग पहनावा, अलग अलग खान पान, अलग अलग पूजा पद्धति, और उसके बाद भी हम पूरे भारतवासी एक छत के नीचे आकर बिना भेदभाव के, बिना रंग भेद के, बिना वर्ग भेद के हम रहते हैं। और उसके पीछे एक ही कारण है कि हमारा जो इतिहास है, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है,
जो हम सबको विरासत में मिली है। और हमारे महापुरुषों ने, हमारे विद्वानों ने, हमारे विद्वज्जनों ने हमको ऐसे अनेक वेद और अनेक ऐसे ग्रंथ हम लोगों को दिए हैं। उन ग्रंथों में, उन वेदों में, उन जितने हमारे पास रामायण, रामचरितमानस, महाभारत, गीता, रामायण, जो जितने ग्रंथ हमारे पास में हैं, उन ग्रंथों में इस बात का उल्लेख निश्चित रूप से मिलता है, जिस बात की खोज आज हजारों साल बाद में वो नासा के वैज्ञानिक कर रहे हैं। और आज वो मानने के लिए विवश हो गए कि मंगल ग्रह है, वो मानने के लिए विवश हो गए कि आज से सैकड़ों वर्ष पहले जो अग्निबाण का विवरण मिलता था, जो पुष्पक विमान का विवरण मिलता था, जो संजीवनी बूटी के रूप में मूर्छित व्यक्ति को भी जिंदा कर दिया जाए, वो जितनी चीजों का उल्लेख हमारे त्रेता युग में, सतयुग में है, वो आज अक्षरशः वो मानने के लिए विवश हो गए। और उसमें इस कलयुग में भी भले हम लोगों ने 600-700 सालों का गुलामी का जीवन जिया, उसके बाद भी आज भी पूरा विश्व अगर किसी की धार्मिकता को, किसी की आध्यात्मिकता को, किसी की सभ्यता को, किसी की सरलता को, किसी की दान देने की प्रवृत्ति को, किसी की ग्रुप लीडरशिप को, सामूहिक नेतृत्व को, टीम भावना को अगर कोई पूरा विश्व अगर मानता है तो उस देश का नाम है भारतवर्ष, उस देश का नाम है हिंदुस्तान। और वो इसलिए है कि यहाँ के हमारे जो आप नौनिहाल बच्चे जो सामने बैठे हैं, उनके अंदर जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, और उस प्रतिभा के कारण आज पूरा विश्व अगर किसी को गौरव के रूप में मानता है तो जिनका 2 दिन पहले जन्मदिन था, ऐसे स्वामी विवेकानंद, वो युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। और उन युवाओं के प्रेरणा स्रोत होने के कारण जब उन विपरीत परिस्थितियों में भी, जब विदेश में जाकर, जब हमारे देश वाले को ब्लैक इंडियन कहा जाता था, काला भारतीय कहा जाता था, पराधीन देश के हम लोग थे, हमको बोलने की आजादी नहीं थी, विदेश जाने की आजादी नहीं थी, पढ़ाई लिखाई करने की आजादी नहीं थी। और उन परिस्थितियों में भी स्वामी विवेकानंद जी ने विदेश में जाकर जब मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और अलग अलग शब्दों के माध्यम से वहां के लोगों का जब दिल जीता और यहाँ हिंदुस्तान की गरिमा को विदेश में रखा, ये हिंदुस्तान के हमारे रहने वाले, अगर एक वैज्ञानिक ने अगर जीरो का आविष्कार नहीं किया होता, हम क्या जानते रुपया क्या है, अमेरिका क्या जानता कि डॉलर क्या है, चाइना क्या जानता कि युआन क्या है। अलग अलग देश की करेंसी को अगर किसी ने जन्म दिया तो आप जैसे बैठे हुए एक सामान्य बालक ने ये जीरो का आविष्कार करके इस कलयुग में भी, इस भौतिकवादी चकाचौंध के बीच में, इस पाश्चात्यवादी आकर्षण के बीच में, 21वीं सदी में, मैं समझता हूं हमारे हिंदुस्तान के युवाओं में बहुत बड़ी ताकत है। इन युवाओं को एक उचित प्लेटफॉर्म की हमेशा जरूरत होती है और वो उचित प्लेटफॉर्म बाल्यकाल से, पहली दूसरी से लेकर अंतिम समय तक जब हम कॉलेज में पढ़ाई करते हैं उस समय तक प्राप्त होता है। अविनाश तिवारी जी डायरेक्टर हैं, चाहे गणेश वर्मा जी है, श्रीमती अलका तिवारी जी, पीएल यादव जी, उमेश सिंह राजपूत जी और इनकी पूरी टीम 35-40 का जो स्टाफ है वो यहाँ पर कॉलेज के रूप में, और चाहे बगल में यहाँ पर जो 1000 से अधिक बच्चे पहली से लेकर 12वीं तक जो शिक्षणरत हैं, उन सब ने आज आमंत्रित किया। कृषक विकास परिषद के उपाध्यक्ष, प्रदेश के वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर विशाल चंद्राकर जी को मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच में मंचासीन प्रहलाद रजक जी, अनिल माहेश्वरी जी, रीना देवी साहू जी, पूर्व जनपद अध्यक्ष अजय तिवारी जी, घनश्याम गुंबर जी, रामानंद त्रिपाठी जी, चतुर्भुज मुंद्रा जी, दिनेश पटेल जी, आलोक तिवारी जी और बड़ी संख्या में उत्तम भैया, बसंत साहू जी और अन्य बहुत सारे अभिभावकगण, माताएं, बहनें, युवा साथी, कॉलेज के पूरे स्टूडेंट को इंतजार रहता है, हमारे अभिभावकों को इंतजार रहता है कि हमारे बच्चों ने साल भर में क्या सीखा। और उस सीखने के चाहे वो सांस्कृतिक गतिविधि के रूप में हो और उस गतिविधि के रूप में जब यहाँ पर आप आज सांस्कृतिक प्रस्तुति देंगे, एनुअल फंक्शन के रूप में जब यहाँ पर आप लोग अपनी अंदर छुपी हुई प्रतिभा को एक उपयुक्त मंच के माध्यम से अपने अभिभावकों के बीच में, अपने फ्रेंड के बीच में, अपने सहयोगी के बीच में, पूरे बेमेतरा और आसपास के 10, 20, 25 गांव के जो जनता जनार्दन यहाँ पर अभी कुछ देर बाद में
आपके अंदर छिपी हुई प्रतिभा को देखने के लिए जब यहाँ पर उपस्थित होगी तो उनको भी लगता है कि ये 12 साल 13 साल पहले का छत्तीसगढ़ और आज के छत्तीसगढ़ में, आज के बच्चों में और पहले के बच्चों में कितना परिवर्तन आ गया। हम लोग भी 30 साल 25 साल पहले जब पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी सातवीं आठवीं नौवीं पढ़ते थे, घर में गार्जियन बाहर बैठ जाते, उनको ये मतलब नहीं है, खाली वो गुरुजी से ये पूछ लेंगे कि हमारा बच्चा पास हो गया कि क्या हो। वो बोल देगा पास हो गया, वो खूब खुशी मना लेंगे। वो उस समय की जो भी तात्कालिक जो भी मिठाई होगी कुछ होगा उसको खा पी लेंगे। मगर ये अब कंपटीशन का जमाना है। अब चाहे हमको कंपटीशन का एग्जाम देना हो, आईएएस करना हो, आईपीएस करना हो, आईआरएस करना हो, आईएफएस करना हो, इसके अलावा और कोई कंपटीशन का एग्जाम देना हो, उन एग्जाम में और अन्य जगह हमको 33% और 40% और 50% और 60% और 70% को आज शिक्षा कर्मी में भी स्थान नहीं मिलता है। इतने टैलेंटेड बच्चे हो गए हैं कि 90% एंड एबव 90% और ऊपर लाना उनके मन मस्तिष्क में बैठ जाता है। और इसलिए बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, अभिभावक का ध्यान अच्छा होना चाहिए, कोचिंग क्लासेस भी होनी चाहिए। यहाँ पर जहाँ पर जिस कॉलेज में हम दाखिला ले रहे हैं वहाँ का स्टाफ अच्छा होना चाहिए। और उस दिशा में बेमेतरा जैसी जगह में ये समाधान महाविद्यालय अपने संघर्ष के दिनों को बिताते हुए आज 300-350-400 बच्चों का स्ट्रेंथ यहाँ पर है। और पूरी की पूरी बीएड, पीजीडीसीए और उसके अलावा भी आगे विस्तार करते हुए बीबीए, बीसीए, कोपा, आईटीआई में कोपा, एनसीवीटी के द्वारा और अन्य इलेक्ट्रिकल और डीएड, पीपी और एनएसएस, एनसीसी के माध्यम से बच्चों को टैलेंटेड कराने का प्रयास कर रहे हैं। मैं, मेरे अभिभावक विशाल चंद्राकर जी और अन्य यहाँ पर उपस्थित हैं। चूंकि मुझे सरस्वती शिशु मंदिर धंधा में भी एनुअल फंक्शन है और उसका भी समय 12 बजे, कार्ड में तो 11 बजे ही है, मगर एक यहाँ पर बच चुकी है, सवा बच चुकी है। मैं तो आपके परिवार का सदस्य हूँ। समय समय पर इस क्षेत्र के राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते कम, बल्कि साझा के सेवक होने के नाते मैं अपना ज्यादा से ज्यादा समय साझा और उस विधानसभा क्षेत्र में देता हूँ। और विधानसभा का मुख्यालय, जिले का मुख्यालय होने के नाते बेमेतरा में अनेक कार्यक्रमों में, हर गतिविधि में आने जाने का अवसर प्राप्त होता है। और हर गतिविधि में यहाँ के अभिभावकों का, आप लोगों का खूब स्नेह, खूब प्यार, खूब दुलार, खूब आशीर्वाद मुझे समय समय पर प्राप्त होता है। और उसके कारण हम लोगों के अंदर जो छिपी हुई कोई ताकत है, हम लोगों के अंदर कोई छिपी हुई काम करने की प्रेरणा है, और उस प्रेरणा को और ज्यादा हौसला बढ़ाने का काम अगर कोई करते हैं तो ये बच्चे लोग करते हैं, आप लोग करते हैं। मैं आप सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि 2017 हमारे जीवन में अमन, चैन, शांति, भाईचारा, सद्विचार लेकर आए। आने वाले समय में मैं अभी हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों को कैसे मिले उस दिशा में अगर काम कर रहे हैं तो उस दिशा को और आगे बढ़ाने के लिए, उस स्वच्छता अभियान को और आगे बढ़ाने के लिए, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को और आगे बढ़ाने के लिए, उस शौचालय के उपयोग करने की बात को जनता के बीच में पहुंचाने के लिए, उस पानी की बचत की बात को जनता के बीच में पहुंचाने के लिए, उस बिजली के बचत की बात को अगर जनता के बीच में पहुंचाने में हम लोग जितने सहभागी बन सकते हैं, उससे ज्यादा सहभागी अगर कोई बन सकता है तो हिंदुस्तान का युवा बन सकता है। आप लोगों के अंदर इतनी ताकत है और पूरे विश्व में सर्वाधिक युवा अगर किसी देश में हैं तो हम गर्व के साथ में कह सकते हैं हमारे हिंदुस्तान में है। हम लोग किसी दूसरे देश की तारीफ नहीं करना चाहते, मगर मैं थोड़े साल पहले, 5 साल पहले चाइना गया था, और चाइना में जब शंघाई और बीजिंग में जब हम लोग घूम रहे थे तो मेरे मन में ये बात थी कि दिल्ली मतलब बीजिंग, शंघाई मतलब बंबई। और उस देश ने कितना लंबा संघर्ष किया। विश्व के 7 आश्चर्य हैं, उस 7 आश्चर्य में एक आश्चर्य चीन से जुड़ा हुआ है। उस आश्चर्य का क्या नाम है? विश्व के 7 आश्चर्य में से एक आश्चर्य, एक वंडर चाइना से जुड़ा है। उसका क्या नाम है बच्चे लोग? चीन की दीवार, चाइना वॉल। मेरे मन में विचार आया कि इतनी बढ़िया शंघाई घूम रहे हैं, जिस सिटी में समुद्र नहीं है, मगर वहां के डेवलपमेंट करने के लिए समुद्र को नदी बनाकर, नाला बनाकर शंघाई में पहुंचाया जा चुका है। उसको देखेंगे, ये दीवार को क्या देखेंगे? हमारे हिंदुस्तान में तो
एक 5 फुट जमीन के नाम से महाभारत हो गया। वो छोटी सी दीवार के नाम से कई राजस्व प्रकरण चलते रहते हैं। इस दीवार को क्या देखेंगे? मन में ये विचार मेरे साथ में जो थे उनके आए, छोड़ो यार दीवार आप क्या देखेंगे। मगर मेरे अंदर भाव था, और अगर मैं आज कह सकता हूं कि अगर वो चाइना वार अगर नहीं बनती, बीजिंग की दीवार अगर नहीं बनती, तो आज चाइना इतना विकास नहीं कर पाता। और वो चाइना वार दीवार किस देश के कारण बनी? किस देश के कारण बनी बताइए? कौन सा देश है जो उनका नंबर 1 दुश्मन था और वो उनको नुकसान पहुंचाता था? मुट्ठी भर जनता थी वहां। और चाइना के पास में इतना भौगोलिक संसाधन, इतना लाखों वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्रफल और विश्व की सबसे ज्यादा आबादी, मगर एक देश से वो भयभीत रहते थे। उस देश का क्या नाम था? खड़े होके बताइए। जिसके कारण चाइना वालों को प्रेरणा मिली कि हमको अपनी सुरक्षा के लिए इतने लाख किलोमीटर लंबी दीवार बनाना है। किस देश के कारण बनाया? किसी को नहीं मालूम? किसी को नहीं मालूम? क्या आप फोन यूज करोगे कि अतिथि लोगों से पूछोगे कि अपने कोई फ्रेंड से पूछोगे? वो 3 ऑप्शन रहता है ना, कौन बनेगा करोड़पति में। क्यों तिवारी जी, क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप लोग, बच्चे लोग? मैं बताऊं, 3 में एक चूज करोगे? 3 में एक चूज करोगे? उस्मानिया, मंगोलिया, बुल्गेरिया है? आ जाएगा, पुलिस पकड़ के ले जाओ इसको, गलत उत्तर दे रहा है। 3 बताने के बाद भी गलत उत्तर। जल्दी, 3 बताने के बाद भी गलत उत्तर। 3 बताने के बाद भी गलत उत्तर दे रहे। पूरा कॉन्फिडेंस है? लॉक कर दूं? लॉक कर दूं? लॉक कर दूं? पूरा पैसा चला जाएगा। कौन से क्लास में हो? 3rd सेमेस्टर है। और तिवारी सर बोलेंगे कि गलत उत्तर के कारण 2nd सेमेस्टर में भेज देंगे, तो मंजूर है? तैयार है। देखो इनके अंदर का कॉन्फिडेंस बोल रहा है कि मुट्ठी भर मंगोलिया, मुट्ठी भर मंगोलिया। उस समय ये इतनी टेक्निक भी नहीं थी। मुट्ठी भर मंगोलिया, जिसके पास में कोई संसाधन नहीं था, और उस समय हमारे पास में ऐसी आधुनिक क्रेन और अन्य मशीनें नहीं थी। वो उन जगह के युवाओं को बनाना पड़ता था, और वो कोई सामान्य दीवार नहीं। अभी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, चाहे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी भी अगर कह दे कि गीदम से लेकर तुमको कबीर धाम तक एक दीवार बनानी है, टेंडर बड़ा छोटा रहेगा, अरबों खरबों डॉलर का रहेगा, मगर विश्व का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर भी अगर कॉन्ट्रैक्ट लेगा ना, तो 5 साल बाद बोलेगा भैया मेरी संपत्ति को रात सात कर लो, कास्ट एंड रिस्क में आप बना लो, हम इस दीवार को नहीं बना। मगर हम कल्पना करें कि आज से सैकड़ों वर्ष पहले मंगोलिया, मुट्ठी भर मंगोलिया, उस समय चाइना के लोग, चाइना के युवा जब दीवार बनाते थे समुद्र के ऊपर, नदी के ऊपर में, गांव के ऊपर में, शहर के ऊपर में, उस समय उनके हाथ काट देते थे, उनको मार देते थे, मगर उनके अंदर, युवाओं के अंदर एक ताकत थी, और उन्होंने एक चाइना वॉल बनाया। और वो चाइना वॉल का बदला उन्होंने ऐसे लिया कि बीजिंग में एक समय में 7 लाख से ज्यादा युवाओं को 15 मिनट के अंदर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। विश्व की सबसे बड़ी अगर युवाओं के साथ में ट्रेजेडी हुई थी तो वहां बीजिंग में हुई। और उसके कारण आज भी उस बीजिंग में भले एक छोटी सी माओ की तस्वीर लगी है, वहां कोई गार्ड नहीं, कोई खुदा नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई पीर पैगंबर नहीं, वहां कोई फिल्मी कलाकार नहीं, कोई क्रिकेट का महाकुंभ नहीं। वहां पर युवा लोग जाते हैं, 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितना समय रहता है चुपचाप वहां बैठते हैं और घर चले जाते हैं। और जब मैं दुभाषिया से पूछा तो वहां के सैकड़ों युवाओं ने वो दुभाषिया को ये बताया, हमको तो चाइना की भाषा आती नहीं थी, इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं थी, मगर वहां दुभाषिया थे हमारे साथ में।